हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो अभी से आज से आपकी जो है रेगुलर बेसिस पे बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो तैयारी है हमारे चैनल पर स्टार्ट करवाई जा रही है। तो जो भी छात्र अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरी करना चाहते हैं, वो जो है हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम जो है आपकी देखिए 2022, 2023, 2024 अभी जो है 2025 की भी जो है कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल पर कराने वाले हैं। तो जिसे भी तैयारी अपनी पूरी करनी है और आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम मतलब बीएड के कॉलेज में, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर जो है आपकी अभी से आज से जो है पूरी की पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, अभी जो है आपकी दो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जीके जीएस की सुबह 10 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे। इसके अलावा आपकी रीजनिंग की और जो स्ट्रीम की क्लासेस होती हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो उसके लिए आप लोग जो है बने रहिएगा साथ में। और नीचे देखेंगे हमारा तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जाकर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ है क्लासेस का फ्री में मिल जाएगा आप लोग। ठीक है, तो टेलीग्राम का चैनल तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जो भी आपका दोस्त हो, भाई बहन हो, जिसको भी आप शेयर करना चाहे, जो आपका बीएड करना चाहता है, उसके लिए जो है क्लासेस फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, हम लगातार आपकी 3 साल से आपकी प्रैक्टिस मतलब जो है तैयारी करवा रहे हैं बीएड इंट्रेंस एग्जाम की। अभी जो है आपके चौथे साल की जो है तैयारी भी आज से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है, बताइए। इसका राइट आंसर है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन है, यूएसए है, भारत है और फ्रांस है। बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत। जो आपका सी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 तो आपकी संविधान में लिखित भाषाएं हैं। ठीक है, उल्लेखित भाषाएं जो है संविधान में हमारी 22 है। इसके अलावा भी अन्य भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती है। तो सबसे ज्यादा या सबसे अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है कहाँ पे, तो आपके भारत में है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पहले पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। दूसरा नंबर क्या दिया गया है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, बताइए। भारत में रेडियो का प्रसारण जो है किस वर्ष हुआ था, 1927 में, 30 में, 36 में या 57 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में रेडियो का प्रसारण जो है किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1927 ईस्वी में। क्लियर है, भारत में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ था 1927 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है कौन सा, बताइए। नई दिल्ली में जो आपका स्थित संग्रहालय है कौन सा है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है, सालारगंज संग्रहालय है, भारतीय संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, कौन सा बताइए। भारत में स्थित संग्रहालय कौन, सॉरी, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है। तो नई दिल्ली में जो संग्रहालय स्थित है वो आपका है साथियों राष्ट्रीय संग्रहालय, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा संग्रहालय है स्थित नई दिल्ली में स्थित, तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय। जो ऑप्शन डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए क्लियर है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया गया है, सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर, बताइए। सूर्य मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में या कोणार्क में। सूर्य मंदिर की बात कर रहा है साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सूर्य मंदिर की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर साथियों कोणार्क में स्थित है। जो आपका डी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। किसी को भी अगर कोई डाउट हो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक, या मैं भी अगर कुछ गलत रहूंगा, कुछ गलत बोल दूंगा, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट फीडबैक दे सकते हैं आप लोग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपका कोणार्क में, इतना याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर है, क्या दे है, कालडेरा संबंधित है किससे, हिमनद से है, भूकंप से है, ज्वालामुखी से, भ्रंश से। कालडेरा
तो काल्डेरा आपका क्या है? तो काल्डेरा आपका संबंधित है साथियों ज्वालामुखी से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। काल्डेरा संबंधित है आपका ज्वालामुखी से। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर करो। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है, बताइए। संविधान के अधीन जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूलाधिकार के अंदर नहीं रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा साथियों संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसको जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है। पहले जो है मूल अधिकार में इसको शामिल किया गया था, लेकिन बाद में जो है इसको संशोधन करके इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक। तो आपका जो है संपत्ति का अधिकार का मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये सभी आपके मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपका सातवां नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा आय और उपभोग किस प्रकार का संबंध, बताइए। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम का, प्रत्यक्ष का, आंशिक का, या इनमें से कोई नहीं? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय और उपभोग में आपका जो है प्रत्यक्ष संबंध है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आय और उपभोग में आपका जो है प्रत्यक्ष संबंध है, तो जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है सातवें पे आपका सही उत्तर होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया क्या गया है? प्रकाश की किरण को पूरे आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है, बताइए। प्रकाश की जो सूर्य की किरण होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ठीक है, मतलब पूरी तरह आंतरिक परावर्तन के लिए जो है किससे गुजरना होता है? कांच से जल में, या जल से कांच में, या वायु से जल में, या वायु से कांच में, किस में? तो देखिए, सूर्य की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है गुजरना पड़ता है साथियों कांच से जल में, याद रखिएगा, ठीक है। कांच से जल में गुजरना होता है प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है। तो जो ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, बताने की कोशिश करेंगे। सही तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, बताइए। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां होती है साथियों 656, 656, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां होती है 656। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बताने की कोशिश करेंगे। सही तो पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है, बताइए। मतलब जो हमारा एटमोस्फियर ऊपर है, ठीक है, सॉरी, जो अंतरिक्ष है, ठीक है, समझ जाइए। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? स्ट्रेटोस्फियर की, मेसोस्फियर की, थर्मोस्फियर की, या टेट ट्रोपोस्फियर की, किसकी, बताइए। सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो सबसे कम ऊंचाई वाला जो है आपका ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्र जो है उसमें से कम सबसे कम ऊंचाई वाला आपका जो है टोप्रो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। याद रखिएगा, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई वाला जो आपका ट्रोपोस्फियर कहलाता है। क्लियर है सभी को? चलिए अगला है आपका 11 नंबर। क्या दिया गया? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, बताइए। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जो है कितनी अवधि या कितने समय के लिए होता है? उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? 2 वर्ष का होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, या 6 वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, याद रखिएगा, होता है साथियों 6 वर्ष के लिए। जो आपका डी ऑप्शन देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन आपका होता है 6 वर्षों के लिए। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी, बताइए। 2011 की जनगणना का वर्ष, उसके बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं है, ठीक है। लास्ट जनगणना आपकी 2011 में हुई थी, ठीक है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर की, त्रिपुरा की, पुदुचेरी की, या सिक्किम की? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य की जो है जनसंख्या सबसे कम थी, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा।
क्लियर? चलिए क्लियर है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है साथियों, आपके स्क्रीन के सामने हो, उत्तर दीजिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, बताइए। ग्राम पंचायत जो होती है उनका जो आय का स्रोत होता है, मतलब धन कमाने का जो स्रोत होता है, कौन सा होता है। भूमि एवं स्थानीय कर होता है, मेला एवं बाजार कर होता है, मृत्यु कर होता है, या मकान एवं पशु कर होता है। कौन से कर पे लगा के जो है ग्राम की पंचायतों को आय प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों मेला एवं बाजार कर पे, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों की आय का जो मुख्य स्रोत है मेला एवं बाजार कर होते हैं। ठीक, क्लियर? चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े थे। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत जो है अंतर्निहित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, या ये सभी के सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ये सभी के सभी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, सभी के सभी जो है ये तीनों के तीनों जो है आपके क्या होते हैं, अंतर्निहित होते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, उनको धन भी कमाना है, समाज से भी जुड़ा रहना है, और प्रशासन के अंतर्गत भी रहना है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 15 नंबर, पूछा गया आपका भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य क्या, मुख्य उद्देश्य जो है क्या था, इसका बताइए। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर होगा। किसकी उपस्थिति के कारण, ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी जो है वायु में रखने पर जो है दुधिया हो जाता है। दुधिया, बचपन में आपने सुना होगा दुधिया। ठीक है, जो ब्लैक काला पटरी होता था उस पे लेके लिखते थे, अब भी शायद किसी किसी को पता होगा। हमारे जमाने में तो हमने देखा है इसको। ठीक है, एक लकड़ा होता था, उसको हम क्या करते थे, पूरे ब्लैक कलर से उसको रंग देते थे। उसके बाद चौक चौक जो होता था वो दुधिये की तरह आता था, उससे लेकर उस पे लिखते थे हम लोग। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया किसकी उपस्थिति के कारण चूने का जो पानी है वायु में रखने पर जो है दुधिया हो जाता था, और उसको लेके हम पढ़ने जाते थे। ठीक, स्कूल जाते थे। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी जो है वायु में रखने पर दुधिया हो जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का जो पानी है, ठीक है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया कर कर क्या होता है, दुधिया हो जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 17, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है। बताइए, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का जो है प्रयोग किया जाता है। रेजिन का, म्यूसिलेज का, लैक्टस का, या टैनिन का। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों टैनिन का। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चमड़ा उद्योग में पौधों से क्या प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होने वाली टैनिन का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर, क्या देगा, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। बताइए, ब्लैक बॉडी जो होती है किसकी विकिरण को अवशोषित कर देती है। केवल निम्न तरंग दैर्ध्य को, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को, या सभी तरंग दैर्ध्य को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ब्लैक बॉडी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी जो है आपकी देखिए सभी तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित कर सकती है। इतना उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, अवशोषित करने की क्षमता होती है। निम्न तरंग दैर्ध्य को भी, मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को भी, और उच्च तरंग दैर्ध्य को। तो ब्लैक बॉडी जो होती है सभी के सभी तरंग दैर्ध्य को क्या कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए जो है सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? बताइए किस भक्ति संत ने, ठीक है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए जो है सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने या तुलसीदास जी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामानंद संत जी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। रामानंद संत जो थे, भक्ति संत थे, इन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए किसका प्रयोग किया था सबसे पहले? तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया साथियों सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया आपका अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद जी ने, इंदुलाल याज्ञिक ने या एनजी रंगा ने या पीसी जोशी ने? किसने की थी बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्वामी सहजानंद जी ने, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता आपकी की थी स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। पूछा गया आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको कि वर्तमान में क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में, 1961 में, 1965 में या 1986 में? फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए जिसको भी आंसर आता होगा नीचे कमेंट में आप लोग आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1956 ईस्वी में, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में जिसको जो है मतलब क्या बोलते हैं विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना आपकी हुई थी वर्ष 1956 ईस्वी में, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर। क्या पूछा गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार एवं असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव जो है पारित कर सकती है? बताइए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? कदाचार एवं असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद जो है किस तरह का महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो सकती है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत पर जो है प्रस्ताव पारित कर सकती है। इतना याद रखिएगा, महाभियोग जो है लगा सकती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर, ठीक है। तो जो आपका ये सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर से होगा इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार एवं असमर्थता के प्रमाणित आधार पर जो है संसद जो है क्या कर सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, ठीक है, अपने कुल सदस्यों की संख्या की बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले जो भी सदस्य हैं उनको क्या करेंगे? उनके जो 2/3 बहुमत है उसके द्वारा जो है संसद क्या कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर क्या कर सकती है? महाभियोग जो है प्रस्ताव पारित कर सकती है, ठीक है। क्लियर। तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले आपका 23 नंबर, 23 नंबर क्या दिया गया है? अंग्रेजी भाषा को जो है भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? बताइए अंग्रेजी भाषा को जो है भारत में शिक्षा के माध्यम में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो सकती है लॉर्ड मैकाले के द्वारा, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। क्लियर है। अगला है आपका है 24 नंबर। वह कौन सा महाद्वीप है जो वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बताइए ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है या यूरोप है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी आपका ज्वालामुखी नहीं है? तो देखिए आपका हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा याद रखिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। आज के लिए आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया गया? निम्न में से कौन सा वन जो है आधारित उद्योग नहीं हो? वन आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग या खेल सामग्री उद्योग? तो इसमें से कौन सा जो है वन आधारित उद्योग नहीं है ना? तो वन आधारित उद्योग जो दिया गया आपका सीमेंट उद्योग नहीं है, ठीक है। इसमें जो है वन का प्रयोग नहीं किया था। बाकी लौह उद्योग में, कागज उद्योग में और खेल सामग्री उद्योग में जो है आपका वन का उपयोग किया जाता है, लेकिन सीमेंट उद्योग में जो आपका
मतलब सीमेंट उद्योग जो है वन आधारित उद्योग नहीं है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, और क्लास का फीडबैक जो आपको नीचे कमेंट में दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और जो आपको सुझाव है वो भी दे सकते हैं, आपको कैसी क्लासेस चाहिए और कौन कौन सी क्लासेस चाहिए, आपकी जो फुल सपोर्ट आपको दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोग कि आप लोग जो है क्लास से जुड़े रहिएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी शाम वाली क्लास में, हिंदी की क्लास में। तो आप लोग शाम को 7 बजे जो है हिंदी की क्लास में मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।